5 जनवरी 1965 को जन्मी जेसिका लाल दिल्ली की एक मॉडल थी। मॉडलिंग के साथ साथ वो फिल्मों में भी काम ढूंढ रही थी। मॉडलिंग के ही क्षेत्र में जेसिका की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई। मालिनी रमानी एक बड़े घर की बेटी थी। मालिनी की मां बीना रमानी का दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी में उठना बैठना होता था। इस हाई क्लास सोसाइटी में कई दिग्गज नेता, पुलिस अधिकारी, फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां, उद्योगपति और व्यवसायी शामिल होते थे। बीना रमानी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी थी। वहीं मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट कनाडा से थे। मालिनी की मां बीना रमानी का मेहरौली की कुतुब कॉलोनी हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट था, टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट की खासियत थी कि वहां से कुतुब मीनार दिखा करता था और उस रेस्टोरेंट में केवल हाई क्लास लोग ही जा सकते थे। आम लोगों की वहां कोई जगह नहीं थी। उस रेस्टोरेंट में एक खास दिन होता था, थर्सडे स्पेशल नाइट। और यही खास दिन 29 अप्रैल 1999 को इतना खास हो गया कि ये तारीख इतिहास के काले अध्याय में दर्ज हो गई। 29 अप्रैल 1999 को बृहस्पतिवार था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट 6 महीनों के लिए कनाडा जा रहे थे और इसीलिए 29 अप्रैल के थर्सडे स्पेशल नाइट को बीना रमानी की तरफ से एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में कई नामचीन और रईस लोग पधारने वाले थे और उनके खिदमत के लिए उस रेस्टोरेंट में कई मॉडल्स को बुलाया गया था। हॉलीवुड एक्टर स्टीवन सीगल भी उस पार्टी में शामिल होने वाले थे और वो पार्टी के मुख्य मेहमान भी थे। उन मॉडल्स का काम था उन नामचीन और रईस मेहमानों को शराब परोसना, यानी बारटेंडिंग करना। इन्हीं मॉडल्स में से एक थी जेसिका लाल। जेसिका लाल और शायन मुंशी उस रात टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट में बारटेंडिंग का काम कर रहे थे। शायन मुंशी भी जेसिका लाल की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और साथ में मॉडलिंग भी कर रहा था। रात 8 बजे से जेसिका लाल और शायन मुंशी पार्टी में आए मेहमानों को बार में शराब परोसने लगे। ये बार रेस्टोरेंट के अंदर ही बनाया गया था। इस बार को एक नाम भी दिया गया था। नाम था वंस अपॉन ए टाइम। हालांकि टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट में शराब परोसना पूरी तरह से इलीगल था, क्योंकि टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी के पास लोगों को शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं था। फिर भी वहां ये हो रहा था। और ये कैसे हो रहा था? तो सिर्फ पैसे और रुतबे के दम पर हो रहा था। कहा यह भी जाता है कि इस पार्टी में दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी शामिल थे, पर वो बहुत पहले ही पार्टी से घर के लिए निकल गए थे। खैर, उस रात थर्सडे स्पेशल नाइट अपने पूरे शबाब पर था। लोग गानों पर थिरक रहे थे, शराब पी रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रात के 12:30 हो गए थे और पार्टी अब खत्म ही होने के कगार पर थी कि तभी टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट के थर्सडे स्पेशल नाइट में एंट्री हुई 4 नए मेहमानों की। ये चारों साथी आए थे। इनमें से एक था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। दूसरा था विकास यादव। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। तीसरा था अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी और चौथा था अमरदीप गिल का सहयोगी आलोक खन्ना। मनु शर्मा को 29 अप्रैल की रात को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, पर वो चंडीगढ़ न जाके दिल्ली में ही रुक गया। वो रात 10 बजे अमरदीप सिंह गिल के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर पहुंच गया। उस घर में अमरदीप सिंह गिल और मनु शर्मा के अलावा विकास यादव और आलोक खन्ना भी थे। चारों ने वहां शराब पी और फिर 2 अलग अलग कारों में मेहरौली के टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट पहुंच गए। मनु शर्मा पहले भी उस रेस्टोरेंट के थर्सडे स्पेशल नाइट में जा चुका था और उस बार भी वहां जाने का आइडिया उसी का था। मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ बार में पहुंचा, जहां जेसिका और शायन मुंशी बारटेंडिंग कर रहे थे। वहां पहुंचकर मनु शर्मा ने शराब मांगी, पर मेहमानों की ज्यादा तादाद की वजह से उस रात शराब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जेसिका ने मनु शर्मा से कहा कि शराब खत्म हो चुकी है। मनु शर्मा ने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और उसे जेसिका की ओर बढ़ाते हुए कहा कि 1000 रुपए पकड़ो और हमें शराब पिलाओ। पर जेसिका ने उसे मना करते हुए दोबारा कहा कि सर, शराब खत्म हो चुकी है। अब एक कद्दावर नेता का बेटा होने का क्या फायदा जब उसे एक लड़की शराब देने से मना कर दे। एक तो मनु शर्मा पहले से ही नशे में था और दूसरा, दोस्तों के सामने एक लड़की शराब ना देकर उसकी बेइज्जती कर रही थी। उसने गुस्से में आकर .22 बोर की अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और जेसिका को डराने के लिए ऊपर छत की ओर रिवॉल्वर चला दी। उसने जेसिका से एक बार फिर से शराब मांगी, पर जेसिका ने एक बार फिर से मना कर दिया। इस बार मनु शर्मा ने रिवॉल्वर को जेसिका की ओर तान के फायर कर दिया। गोली जेसिका के सिर में जाकर लगी, जिससे जेसिका नीचे गिर पड़ी। उस रात जेसिका लाल के साथ बारटेंडिंग करने वाला मॉडल शायन मुंशी जेसिका की हालत देखकर घबरा गया। वो शोर मचाते हुए बार से बाहर भागा। रेस्टोरेंट में अचानक शोरगुल शुरू हो गया। शोरगुल सुनकर पार्टी में मशगूल लोगों को पहले तो ये पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है।
पर रेस्टोरेंट मालकिन बीना रमानी जब जेसिका के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि जेसिका बेसुध नीचे गिरी पड़ी है और उसके सिर से लगातार खून बह रहा है। वहीं उन्होंने मनु शर्मा के हाथ में रिवॉल्वर भी देखी। मनु शर्मा परिस्थिति को भांपते हुए अपने तीनों दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल भागा। इधर रेस्टोरेंट में जेसिका के पास लोगों की भीड़ लग गई कि आखिर हुआ क्या है। जेसिका को जल्दी जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, पर जेसिका की गंभीर हालत देखकर वहां के डॉक्टर ने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोल दिया। वहां से जेसिका को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया ही जा रहा था कि रास्ते में ही जेसिका की मौत हो गई। अपोलो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया कि जेसिका की सांसें बंद हो चुकी हैं। उधर रेस्टोरेंट से निकलकर मनु शर्मा अपने दोस्तों को छोड़ अकेले पैदल ही निकल गया। रास्ते में उसने एक जगह अपनी .22 बोर की रिवॉल्वर को जमीन में गाड़ दिया। कुछ देर बाद मनु शर्मा की अपने तीनों दोस्तों से फोन पर बातचीत हुई और चारों दोस्त एक जगह पर फिर से मिल गए। वहां से चारों दोस्त रात बिताने के लिए विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले के लिए निकल गए। गाजियाबाद निकलने से पहले मनु शर्मा अपने एक दोस्त अमित झिंगन को उस जगह ले गया था जहां उसने अपनी रिवॉल्वर छुपाई थी। उसने अमित झिंगन से कहा था कि वो इस रिवॉल्वर को नष्ट कर दे ताकि रिवॉल्वर किसी के हाथ सबूत के तौर पे ना लग जाए। गाजियाबाद में रात बिताने के बाद मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना वहां से निकल गए और मामला शांत होने के इंतजार में किसी जगह जाकर छुप गए। इधर दिल्ली के टैमरन कोर्ट रेस्टोरेंट के हाई क्लास लोगों की पार्टी में एक मशहूर मॉडल के कत्ल की बात लोगों के बीच जोरों शोरों से फैली। पुलिस ने जेसिका लाल केस को अपने हाथों में ले लिया और दोषियों के खोज में लग गई। पुलिस 4 मई को अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई और फिर 6 मई को मनु शर्मा ने भी चंडीगढ़ की एक अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। 8 मई को पति पत्नी जॉर्ज मेलहॉट और बीना रमानी और उनकी बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन तीनों पर टैमरन कोर्ट रेस्टोरेंट में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया। बीना रमानी ने अपनी सफाई में पुलिस को बताया कि 29 अप्रैल की रात टैमरन कोर्ट रेस्टोरेंट में जो पार्टी हुई थी वो एक प्राइवेट पार्टी थी, जबकि सही मायने में ऐसा था ही नहीं। बीना रमानी के रेस्टोरेंट में कोई भी जा सकता था, बशर्ते कि वो बेहद रसूख वाला इंसान होना चाहिए था। उस रेस्टोरेंट में अगर किसी को शराब पीनी होती थी तो उसके लिए उसे रेस्टोरेंट से एक गुप्त कूपन भी खरीदना पड़ता था। हत्या वाली रात मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने भी वो गुप्त कूपन खरीदे थे। बीना रमानी के ऊपर सबूतों को नष्ट करने के भी आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने बार से जेसिका लाल के खून साफ करवा दिए थे। बीना रमानी के पास ब्रिटिश नागरिकता, मालिनी रमानी के पास अमेरिकी नागरिकता और जॉर्ज मेलहॉट के कनेडियन नागरिक होने के कारण तीनों को अदालत से जल्दी ही जमानत भी मिल गई, पर तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। पुलिस ने उस अमित झिंगन को भी वसंत कुंज से गिरफ्तार कर लिया जिसने मनु शर्मा की रिवॉल्वर को नष्ट किया था। 19 मई को विकास यादव ने भी दिल्ली पुलिस के मुख्यालय जाकर सरेंडर कर दिया, पर अपने सरेंडर से पहले ही विकास यादव ने बड़ी होशियारी से मिजोरम जाकर वहां की अदालत से अग्रिम जमानत ले ली थी। उन अग्रिम जमानत के कागजात की वजह से पुलिस को मजबूरीवश विकास यादव को कुछ ही घंटों बाद छोड़ना पड़ गया, पर 30 मई को पुलिस ने विकास यादव को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच आलोक खन्ना भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। जिन्होंने दोषियों को छुपाने, भगाने और रहने की जगह दी थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमे भी चले। इनमें से एक नाम था क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का। 3 अगस्त 1999 को दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। 6 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और अंततः 21 फरवरी 2006 को जेसिका लाल हत्याकांड मामले पर दिल्ली के निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सभी दोषियों को बरी कर दिया गया, जबकि मनु शर्मा के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था और बाकियों के खिलाफ सबूत मिटाने, साथ देने और दोषियों को रहने की जगह देने के आरोप लगे थे। फिर भी अदालत ने सारे दोषियों को रिहा कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अखबार में एक खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। सबके मन में यह सवाल था कि आखिर जेसिका को मारा किसने? सब कुछ इतना साफ होते हुए भी दोषी आजाद कैसे हो गए? इसका कारण भी सबको पता था, पैसा, पुलिस और रसूखदारों की मिली भगत। 29-30 अप्रैल 1999 की दरमियानी रात रेस्टोरेंट के अंदर 100 लोग मौजूद थे और उनमें से कईयों ने अपने बयान में जेसिका के मर्डर का दोषी मनु शर्मा को माना, पर कोर्ट में जाते ही वो पलट गए। यहां तक कि जेसिका के साथ बारटेंडिंग करने वाला शायन मुंशी भी अपने बयान से मुकर गया। उसने पुलिस को लिखित में बयान दिया था कि मनु शर्मा ने उस रात 2 बार गोली चलाई। पहली गोली छत की तरफ चलाई और दूसरी गोली जेसिका पर चलाई।
उसने बयान में यह भी बताया था कि मनु शर्मा ने ही जेसिका लाल की हत्या की है। उस लिखित बयान पर शायन मुंशी ने अपने हस्ताक्षर भी किए। शायन मुंशी जब कोर्ट में गया तब वो वहां एक अलग ही राग अलापने लगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शायन मुंशी ने कहा कि उस रात बार में मनु शर्मा ने केवल एक ही बार गोली चलाई थी, वो भी छत की ओर। उसने कोर्ट में कहा कि जेसिका लाल पर गोली किसी और ने चलाई थी। उसने जेसिका लाल पर गोली चलाने वाले उस काल्पनिक इंसान का गोलमोल तरीके से हुलिया भी बताया। उससे जब उसके हस्ताक्षर किए लिखित बयान के बारे में पूछा गया तो उसने कोर्ट में दावा किया कि उसे हिंदी आती ही नहीं है और उसे पता ही नहीं था कि पुलिस उससे किस बयान पर हस्ताक्षर करवा रही है। शायन मुंशी ने 2 बंदूकों वाली कहानी को जन्म दे दिया और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह सिद्ध भी कर दिया कि हाँ, उस रात 2 अलग अलग बंदूकों से गोलियां चली थी। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी रिश्वत के दम पर तैयार की गई थी। पुलिस को वो बंदूक कभी नहीं मिल पाई जिससे जेसिका लाल की हत्या हुई थी। कोर्ट में सारे गवाह भी पलट गए। ऐसे में कोर्ट को दोषियों को बरी करना पड़ा। बकायदा निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जेसिका लाल केस की जांच में ईमानदारी नहीं दिखाई और उसने दोषियों के हित में काम किया, उन्हें बचाने का काम किया। उस समय के दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मीडिया के सामने इस बात पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने मीडिया से कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2006 में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पूरा देश जान चुका था कि दोषी केवल बड़े बाप की औलाद होने की वजह से आजाद हो गए थे। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सबरीना लाल ने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए अकेले खड़ी रहीं, रसूखदारों से लड़ती रहीं। देश की जनता और मीडिया ने इस लड़ाई में उनका भरपूर साथ दिया। किसी की सरेआम हत्या करके भी आजाद घूमने वालों को देख के लोगों का गुस्सा फट पड़ा। पूरा देश सिस्टम के विरोध में सड़कों पर आ गया। जेसिका लाल को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च होने लगे। इसी कैंडल मार्च ने सालों से न्याय तलाश रही प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस में भी एक नई जान फूंक दी। उस समय की मीडिया ने जेसिका लाल केस में जबरदस्त काम किया। तहलका मैगजीन ने कई स्टिंग ऑपरेशन किए। इस स्टिंग ऑपरेशन में तहलका के एक पत्रकार अपने विदेशी महिला सहयोगी के साथ जुहू के एक होटल में शायन मुंशी से मिलने पहुंचे। तहलका के पत्रकार ने अपनी सहयोगी विदेशी महिला को शायन मुंशी से मिलवाया और उससे बताया कि विदेशी महिला ब्रिटिश फिल्म निर्माता हैं और वो एक इंडो ब्रिटिश फिल्म बनाना चाहती हैं। शायन मुंशी ने सोचा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। वो उस काम को पाने के लिए उत्साहित हो गया। पत्रकार ने कहा कि ये फिल्म तो हिंदी में है और आपको तो हिंदी आती नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे ये फिल्म? फिर तो शायन मुंशी ने वहां धारा प्रवाह हिंदी बोल डाली, कई हिंदी डायलॉग्स बोल डाले, जबकि उसने कोर्ट में कहा था कि उसे हिंदी आती ही नहीं है। शायन मुंशी की ये काबिलियत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। साल 2006 में एक और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें यह बताया गया था कि कैसे रिश्वत देकर गवाहों पर झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया। रिश्वत खिलाने के मामले में मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा का नाम मुख्य रूप से सामने आया। मनु शर्मा की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें पुलिस के सामने उसने जेसिका लाल को गोली मारने वाली बात कबूली थी। इन सारे खुलासों से विनोद शर्मा को हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया। इधर पब्लिक प्रेशर की वजह से हाई कोर्ट लगातार 25 दिनों तक जेसिका लाल केस की सुनवाई करती रही। आखिरकार 20 दिसंबर साल 2006 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विकास यादव, अमरदीप गिल और अन्य आरोपियों को 4-4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दिए फैसले की निंदा भी की। मनु शर्मा तिहाड़ जेल चला गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मनु शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आजीवन कारावास वाले फैसले को बरकरार रखा। मनु शर्मा का दोस्त और बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव को जेसिका लाल केस में 4 साल कारावास की सजा मिली थी। वो इस केस में जमानत लेकर जेल से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आने के दौरान उसने देश को एक और चर्चित हत्याकांड दे दिया। उस चर्चित हत्याकांड का नाम था नीतीश कटारा हत्याकांड। एक अपराधी को बाहर छोड़ने का क्या अंजाम होता है, ये नीतीश कटारा हत्याकांड ने बता दिया था। इस हत्याकांड में विकास यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उधर मनु शर्मा को भी आजीवन कारावास में पेरोल की सुविधा मिलती रही। वो पेरोल पर करीब 10 बार जेल से बाहर निकला, यहां तक कि वो जेल के अंदर भी सुख सुविधाओं का लाभ उठाता रहा। साल 2017 में जेल में मनु शर्मा के अच्छे व्यवहार और बर्ताव को देखते हुए उसे ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ओपन जेल का मतलब होता है कि अपराधी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
जेल से बाहर रह सकता है, यानी उसे केवल शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही जेल में बिताने होंगे। जेसिका लाल को न्याय दिलाने वाली बहन सबरीना लाल ने साल 2018 में कहा कि अगर मनु शर्मा को जेल से रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो मनु शर्मा को माफ कर चुकी हैं और उनकी मां ने भी उसे माफ कर दिया होता अगर वो एक बार उनके पास माफी मांगने गया होता तो। मनु शर्मा को जेल में अच्छे बर्ताव के चलते साल 2020 में तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मनु शर्मा अब आजाद है।